नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मुगल काल में चित्रकारी को प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो हुमायूं को जाता है। हुमायूं के काल से ही मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ हुआ, लेकिन ये चित्रकला जहांगीर के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। यानी जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला की दृष्टि से सबसे उच्च काल था, सबसे चरम उत्कर्ष का काल था। और मुगल चित्रकला जहांगीर के काल तक आते आते पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण इत्यादि से भी सुशोभित हो गई, जो कि बाबर के समय में सिर्फ युद्ध दृश्यों तक, हुमायूं के समय में सिर्फ युद्ध दृश्यों तक ही सीमित थी। तो यानी मुगल चित्रकला के विषय में उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण इत्यादि सभी को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग या वालुंग के समय में कितने घंटों का अंतराल होगा? जिन्होंने अक्षांश और देशांतर भारत का अच्छे से पढ़ा होगा वो इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। देखिए, अगर आप लोग देखें भारत का देशांतरीय विस्तार, तो पूर्व से पश्चिम तक भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री है। और एक बात और आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, जो प्रत्येक देशांतर होता है, देशांतर यानी ग्लोब पर जो सीधी लाइन होती है, जो प्रत्येक देशांतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो यानी भारत पूर्व से पश्चिम में 30 देशांतर का अंतर है, तो 30 × 4, एक देशांतर 4 मिनट का, तो 30 देशांतर 30 × 4 बराबर 120 मिनट का। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, ठीक है। तो इसीलिए भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। ओके, उसका मेन कारण है देशांतर की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का जो प्रधान होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी का कार्य सैनिकों की भर्ती करना, घोड़ों को दागने की व्यवस्था करना, मनसबदारों की जांच इत्यादि करना, और सेनापति की अनुपस्थिति में वह सैन्य संचालन भी करता था। तो यानी सेना का प्रधान मुगल काल में मीर बख्शी होता था। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, वोल्गा नदी कहाँ से गिरती है? देखिए, वोल्गा नदी रूस में बहने वाली एक बहुत ही प्रमुख नदी है। वोल्गा नदी को रूस की गंगा भी कहते हैं। यह नदी रूस की वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है, साइबेरियाई मैदान में पूरा बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, खारे पानी की झील है, उसी में वोल्गा नदी अपना जल गिराती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? देखिए, इसमें पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और उनके संपादकों के नाम दिए गए हैं। इसमें सिर्फ एक ही सुमेलित है और बाकी नहीं सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा है। देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन किया था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक पत्रिका का भी संपादन किया था, जबकि शेष तीनों गलत हैं। इन तीनों को सही करिए। एनी बेसेंट न्यू इंडिया की संपादक थी, महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मराठी नहीं लिखा था, मराठी भी बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग नामक पत्रिका का प्रारंभ किया था। ओके, अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम कुषाण काल में बनाई गई थी, खासकर कनिष्क के काल में। कनिष्क के समय में कुषाण वंश में सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और सर्वप्रथम प्रतिमा बनाई गई। कुषाण काल में ही 2 प्रकार की शैलियों का विकास हुआ था। एक तो गांधार शैली थी और दूसरी मथुरा शैली थी, ठीक है। गांधार और मथुरा शैली में ही सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई, और उसके बाद गांधार शैली में भी बुद्ध की प्रतिमा बनी थी। ओके, अगला है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? देखिए, अगर हम सोने की मुद्राएं की बात करें तो सोने की मुद्रा सबसे पहले इंडो ग्रीकों ने जारी किया था। सर्वप्रथम भारत में सोने की मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। लेकिन सबसे
अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल के शासकों ने जारी किया था? दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम सोने की मुद्रा इंडो ग्रीक ने, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सोने की मुद्रा गुप्तों ने जारी की थी, और गुप्तों की स्वर्ण मुद्राओं का नाम दीनार था। ऑप्शन बी सही होगा, दीनार। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपके फ्लैश स्क्रीन पर हमेशा शो हो रहा है जीएस पीडीएफ नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। और लोअर पीसीएस मेंस के लिए अभी तक 45 लोगों का सिलेक्शन हमारे इसी नोट्स से हो चुका है प्री में, जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। बीईओ के लिए, आरओएआरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी पिछली बार काफ़ी लोगों का सिलेक्शन 2019 मेंस के लिए हुआ है। तो अच्छी नोट्स है, आप लोग उसका सैंपल देख के उसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा और अपडेटेड भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखिए, संविधान का आर्टिकल 324 एक निर्वाचन आयोग की गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का कार्य निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया, जैसे चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। लेकिन चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग का संबंध नहीं है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है, ना कि चुनाव आयोग द्वारा। बाकी शेष तीनों कार्य चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। अगला है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, देखिए। कथन है, सुएज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखिए, अगर इसको हम देखें तो ये दोनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यस और आर दोनों सही हैं, और आर यस की व्याख्या करता है। स्टेटमेंट और रीज़न यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, देखिए, सुएज नहर का निर्माण एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिसका नाम था फर्डिनेंड डे लेसेप्स। उनकी देखरेख में 1860 में शुरू हुआ और 1869 में यह नहर बनकर तैयार हो गई। सुएज नहर, इंपॉर्टेंट बात है, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और इसके बन जाने से भारत और इंग्लैंड के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो यानी ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। और इसको बनने से भारत की पश्चिमी देशों खासकर इंग्लैंड से दूरी बहुत ही कम हो गई है, लगभग 7000 किलोमीटर कम हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? देखिए, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में जो व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनका विरोध किया था, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, और उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का भी अंत हुआ था। उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह इत्यादि के विरुद्ध भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने पाश्चात्य यानी पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी का विरोध नहीं किया था, वे उसके समर्थक थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? देखिए, 1937 में जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो कांग्रेस को 11 में से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश। जबकि पंजाब में जो इसमें दिया गया है वही इसमें सही नहीं है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी को बहुमत मिला था, और मध्य प्रांत, बिहार, मद्रास, ये सब जगह कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। ओके, अगला है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस किस नृत्य शैली से है? देखिए, मुखौटा नृत्य ये केरल की कथकली नृत्य का एक बहुत ही प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन ए सही होगा। कथकली जो कि केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है उसी से संबंधित है, और कथकली में ही जो नर्तक होते हैं वो किसी देवी या देवता का मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। तो यानी मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। अगला है, हवाई जहाज़ की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, उसका कारण क्या है? देखिए, हवाई जहाज़ जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे वायुदाब में कमी आ जाती है। तो यानी वायुदाब में कमी आने के कारण पेन में जो स्याही का दबाव होता है वो वायुमंडलीय दबाव की अपेक्षा अधिक हो जाता है, और पेन से स्याही निकलने लगती है। तो यानी हवाई जहाज़ की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का कारण वायुदाब में कमी का होना है।
अगला प्रश्न है, गोदूग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? यानी जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है, उसका कारण क्या है? देखिए, गाय का दूध पीला होने का कारण है उसमें मौजूद कैरोटीन नामक प्रोटीन का होना है। और याद रखिएगा, भैंस के दूध में कैरोटीन नहीं पाया जाता, इसीलिए उसका दूध सफ़ेद दिखता है, जबकि गाय के दूध में कैरोटीन की उपस्थिति से ही उसका दूध पीला दिखता है। अगला है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? देखिए, मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण है जोड़ों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण ही मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।